हेलो स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज। आज की इस श्रृंखला में हमारी टेस्ट सीरीज का जो नंबर है वो है 42 नंबर की टेस्ट सीरीज। अभी तक हमने 41 टेस्ट सीरीज पूरी की हुई है, तो आज जो है हम करेंगे 42 नंबर की टेस्ट सीरीज। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा तरीका ये है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो क्वेश्चन होते हैं एमपीपीएससी के पैटर्न के अनुसार, जितने जो अपनी यूनिट हैं, हर यूनिट के जो है एक यूनिट से 3 क्वेश्चन हम लेते हैं। टॉपिक वाइज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि आज ये टॉपिक हुआ तो इसके बाद दूसरा टॉपिक, उसके बाद दूसरा टॉपिक, जैसे कि हमारे सिलेबस में वो लिखे थे। और प्रत्येक पॉइंट का क्या करते हैं, अच्छे से विस्तृत मूल्यांकन करते हैं, ताकि हम जो है इसके क्वेश्चन के माध्यम से जो है एमपीपीएससी के सिलेबस को पूरा कर चुके हैं। क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है, जब से ये नेगेटिव मार्किंग जुड़ी है, कि जो चीज़ है वो कम से कम कंठस्थ रूप में होना चाहिए। वह कब होगी, जब आप चीज़ों को बार बार दिमाग से गुजारेंगे, तभी यह संभव होगा। तो यह श्रृंखला हम जो है बहुत पहले से चला रहे हैं। 42 टेस्ट ऐसे पूरे कर चुके हैं और यह टेस्ट जो है अंत तक चलते रहेंगे। हर दिन जो है वही चीज़ें क्या करते रहेंगे, बार बार रिवाइंड करते रहेंगे। जिससे क्या होगा, परीक्षा तक हमारी चीज़ें इतनी बार दिमाग से गुजर चुकी होंगी कि गलत होने की न्यूनतम संभावना होगी। अब जो है इस बार यह जरूरी नहीं कि आप जो है कितने प्रश्न सॉल्व करते हैं, बल्कि यह भी बहुत जरूरी हो गया है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, किनको छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग की यही खास बात होती है। जो नहीं बनता उसको छोड़ दीजिएगा, तुक्का मत लगाइएगा। और सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यानी कि 100% शुद्धता के साथ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग है तो जो है क्या है, अपने सही से जो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अगर शुद्धता से अटेम्प्ट करना है तो चीज़ों को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने के लिए आप क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। चलिएगा इसी प्रयास में जो है हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपन जो है एमपीपीएससी का मेंस 3 बार लिख चुके हैं। यूजीसी नेट में भी जो क्या है, नेट का एग्जाम जो है अपन सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं वह जो है काफ़ी हद तक एग्जाम ओरिएंटेड होती है। चलिएगा बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में कुल कितनी यूनिट हैं। तो आप क्या कहेंगे कि 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 10 यूनिट। हमने प्रत्येक यूनिट से क्या लिया हुआ है, 3 क्वेश्चन लिया हुआ है। जिस प्रकार से सिलेबस को लिखे थे उसी प्रकार से, जैसे पहले में हिस्ट्री है तो हमें हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, देन दूसरे नंबर पर एमपी हिस्ट्री, तो उसके बाद एमपी हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन। इसी क्रम में जो है 10 यूनिट से 3-3 क्वेश्चन लिए हुए, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 10 यूनिट से 30 प्रश्न हो जाएंगे। चलिएगा निष्काम कर्म के सिद्धांत के बारे में देखिएगा। हम सिलेबस में अगर देखते हैं तो हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, कर्म का सिद्धांत जो है हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, कर्म सिद्धांत। ठीक है, आप भी क्या है, गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो एक कर्म योगी है। क्या है, आप एक कर्म योगी हैं जो कर्म का क्या कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। और एक कर्म योगी के लिए बहुत सारी बातें जो है होती हैं। और निष्काम कर्म, अभी निष्काम कर्म का सिद्धांत ये कहाँ देखने को मिलता है, इस शब्द का मतलब समझिएगा कि निष्काम कर्म जो है क्या होता है, इसको देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि निष्काम कर्म क्या होता है, ठीक है, निष्काम कर्म की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, एक ऐसा कर्म है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कर्म। देखिए कुछ हर चीज के पीछे क्या होती है, कुछ ना कुछ लालसा होती है। लेकिन जो गीता में कहा गया है उसमें क्या कहा गया है, निष्काम कर्म की बात की गई है। एक ऐसा कर्म जिसमें फल की आकांक्षा नहीं करनी है। क्या करनी है, फल की आकांक्षा नहीं करनी है। बिना फल की आकांक्षा किए हुए, यानी कि बिना स्वार्थ के क्या करना, लगातार अपने कर्म का निष्पादन करना ही क्या कहलाता है, निष्काम कर्म कहलाता है। और ये निष्काम कर्म का सिद्धांत कहाँ पर दिया गया है, ये गीता में दिया गया है। अब मैं इस समय पर जो है वो गीता का श्लोक नहीं याद कर पा रहा हूँ। जो है वो धर्म, वहाँ पर शब्द लिखा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, यानी कि तो वहाँ पर धर्मो रक्षता रक्षिति रक्षता, जैसे ये एक श्लोक भी है। तो धर्म का मतलब क्या होता है, अपनी पुरानी संस्कृति के अनुसार कर्म से होता है कि जो व्यक्ति अपने पद और स्थिति के अनुसार सही कर्म का निर्वहन करता है तो वही कर्म उस व्यक्ति की क्या करता है, रक्षा करता है और उसे जो है उचित अवसर दिलवाता है। तो निष्काम कर्म करना है जब तक कि आपको क्या ना हो जाए, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। और ये लक्ष्य की चिंता नहीं करनी है, लक्ष्य जो है देने वाला कोई और है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है, फल देने वाला कोई और है। इसी को क्या कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। अब देखिएगा क्या कहता है कि इसका मुख्य प्रतिपादन श्रीमद् भागवत गीता के 2वें अध्याय में जो है किया गया है। तो क्या ये बात सही है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। गीता में जो है क्या करता है, दरअसल कहानी ये है कि जब भगवान कृष्ण जी जो होते हैं, भगवान कौन होते हैं, जब भगवान कृष्ण होते हैं
तो वो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अर्जुन को कुछ उपदेश दे रहे होते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा करो, मतलब कि युद्ध के लिए उन्हें क्या कर रहे होते, तैयार कर रहे होते हैं, परंतु अर्जुन जो है उनकी बात नहीं मानता है। फिर वहां पर जो है कृष्ण जी क्या देते हैं कि भाई तेरे हाथ में सिर्फ क्या है, कर्म ही तेरे हाथ में है, बाकी जो कुछ भी है वो सब विधाता देने वाला है। तो ये गीता ने जो है कृष्ण जी ने दिया हुआ दूसरे अध्याय में है, सही बात है। यह फल की पूर्ण उपेक्षा नहीं बल्कि फल की आसक्ति के, यह फल की जो है पूर्ण उपेक्षा नहीं बल्कि फल की आसक्ति के त्याग पर बल देता है। ध्यान रखिएगा। ये अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा कि फल की जो है आकांक्षा नहीं करनी है, बिना फल की आकांक्षा के आपको क्या करना है, लगातार कर्म करना है। लेकिन यह जो है फल की आकांक्षा, फिर कई लोग को मतलब दिमाग में आया कि बिना फल के यदि टारगेट ना बनाया जाए तो फिर कर्म हो ही नहीं सकता। तो इसमें ये कहता है कि मतलब पूरी तरह से उपेक्षा नहीं है कि आप जो है फल की पूरी तरह भी जो क्या करो, चिंता मतलब कोई मतलब ना हो। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एमपीपीएससी क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, और आपका भी जीवन में क्या है, मिशन है कि भाई हम क्या करें, जो है एसडीएम बन जाएं। अगर ये जो है फल की आकांक्षा नहीं होती तो आप एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते। क्या हर कोई ऐसे तैयारी कर सकता है क्या कि मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, चलो भाई ऐसे कर लेते हैं, 2-4 साल करते हैं, 5 साल करते हैं, फिर इसके बाद जो कुछ और तैयारी करेंगे? तो नहीं, उसमें जो है फल की आकांक्षा जरूर होती है, लेकिन ये क्या है, आसक्ति के त्याग पर जो है बल देता है। मतलब कि टारगेट तो है तुम्हारा, आसक्ति का मतलब होता है लगाव। ठीक है, आसक्ति का मतलब होता है लगाव। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा लगाव कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपको ये मतलब फल की आकांक्षा तो करनी है, लेकिन क्या करना है, आसक्ति नहीं करनी है, यानी कि इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगाव नहीं करना है। ठीक है, तो उस पर जो है ये क्या करता है, बात करता है। ये बात भी जो है सही है। मीमांसा दर्शन के अपूर्व सिद्धांत से यह पूर्णतः भिन्न है। तो यह बात जो है आपकी पूर्णतः भिन्न नहीं है। मीमांसा दर्शन में जो अपूर्व का सिद्धांत दिया गया है, ये लगभग वही की वही बात है जो कि आपके गीता के कर्म सिद्धांत में है। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो ये भी जो है 1-2 सही हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 1-2 सही हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन जो है क्या निकल करके आएगा, सही निकल करके आएगा। तो ये है निष्काम कर्म का सिद्धांत गीता में दिया गया है, जो कर्म पर क्या देता है, बहुत ज्यादा ध्यान देता है। फल की क्या करता है, आसक्ति के त्याग पर, मतलब लगाव के त्याग पर क्या देता है, बल देता है, पूर्णतः उपेक्षा नहीं करता। यह जो है मीमांसा दर्शन में जो है अपूर्व सिद्धांत की भांति है, ना कि उससे भिन्न है। मीमांसा दर्शन में अगर बात की जाए तो 2 दर्शन आते हैं मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। कौन कौन से, एक आता है पूर्व मीमांसा, एक आता है पूर्व मीमांसा, और एक आता है उत्तर मीमांसा आता है। पूर्व मीमांसा की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे कि जैमिनीय जो है पूर्व मीमांसा के क्या थे, संस्थापक थे। और उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन है, तो बादरायण जो है आपके उत्तर मीमांसा के संस्थापक हैं। चलिएगा, तो ये चीजें आपको क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा, गीता में जो है निष्काम कर्म का अर्थ जो है कर्म फल का जो है त्याग है, ना कि कर्म का त्याग करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, कर्म फल का त्याग करना, ना कि जो है कर्म का त्याग करना। मीमांसा में जो अपूर्व या कर्म और उसके फल के बीच की कड़ी मानी गई है। ठीक है, तो मीमांसा में भी जो क्या है, अपूर्व को कर्म और उसके फल के बीच की कड़ी मानी गई है, यानी कि इसे भी जो क्या माना गया है, लगभग उसी के समतुल्य माना गया है, भिन्न नहीं है वो। चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मीमांसा दर्शन की बात आई है, चलिए कि मैं दर्शन की बात कर देता हूँ। हमारी संस्कृति में कुल कितने दर्शन हैं, कितने दर्शन है हमारी संस्कृति में, कुल मिलाकर के 9 दर्शन है। ध्यान रखिएगा, कितने दर्शन है, 9 दर्शन है। कहो कौन कौन से हैं। एक है आपका आस्तिक दर्शन, ठीक है, आस्तिक दर्शन है। दूसरे कौन से हैं आपके, नास्तिक दर्शन है। ठीक है, दूसरे कौन से हैं, नास्तिक दर्शन है। ना आस्तिक दर्शन वो दर्शन है जो क्या करते हैं, वेदों को, मतलब वेदों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। नास्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। आस्तिक दर्शन में कितने दर्शन आते हैं, मुख्यतः 6 दर्शन आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं, एक है आपका सांख्य दर्शन, दूसरा है आपका योग दर्शन, ठीक है, योग दर्शन। तीसरा है आपका न्याय दर्शन। चौथा है आपका वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन, वैशेषिक दर्शन। पांचवा है आपका पूर्व मीमांसा दर्शन। और छठवां है
उत्तर मीमांसा दर्शन। ठीक है, उत्तर मीमांसा ये क्या है, कुल मिलाकर के हमारे पास में 6 आस्तिक दर्शन है। इसे क्या कहा जाता है, इन्हें षड दर्शन कहा जाता है। षड दर्शन ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट में भी जो का त्यों पॉइंट लिखा हुआ है षड दर्शन, मेंस में भी यही पॉइंट लिखा हुआ है। और जो नास्तिक दर्शन है उनमें से कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है आपका चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन, और एक आता है आपका जैन दर्शन, कौन आता है, जैन दर्शन, और एक आता है आपका बौद्ध दर्शन आता है। 3 दर्शन आते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति में कितने हैं, 9 दर्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। 3 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। जैन धर्म में कर्म के संदर्भ में निर्जरा की अवस्था का क्या तात्पर्य है। देखिएगा, निर्जरा की अवस्था का जो है क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नए कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर प्रवाह होना। देखिए, जैन धर्म में जो माना गया है कि जो आत्मा होती है, क्या होती है, जो आत्मा होती है पूरी तरीके से क्या होती है, शुद्ध होती है। कैसा माना गया है, जैन धर्म में माना गया है कि आत्मा क्या होती है, पूरी तरीके से शुद्ध होती है। एक शब्द आता है पुद्गल। ठीक है, क्या आता है, तो आत्मा में क्या होता है, पुद्गल का आक्रमण होता है। पुद्गल किसका, पुद्गलों का आक्रमण होता है। अब ये पुद्गल क्या है, अब ऐसा मान लीजिएगा जिसे बौद्ध धर्म में तृष्णा कहा गया है, जिसे हिंदू धर्म में माया कहा गया है, उसी को जैन धर्म में क्या कहा गया है, पुद्गल कहा गया है। ठीक है, अब जब पुद्गलों का क्या होता है, प्रवाह होता है, क्या होता है, जब पुद्गलों का क्या होता है, प्रवाह होता है, तो ये आत्मा के चारों ओर क्या हो जाते हैं, ये आत्मा के चारों ओर लग जाते हैं। मतलब ये आत्मा अपना मूल जो स्वभाव है व्यक्ति वो खो देता है और फिर जो है विभिन्न प्रकार की माया मोह के चक्कर में जीवन जीने लगता है। ठीक है, और फिर क्या करने लगता है, जैसे कर्म करने लगता है भौतिकता के आकर के, माया जाल के चक्कर में फंस करके वैसे क्या करता है, चक्र करता है। अब अगर क्या करना है, जीव को क्या करना है, मतलब मोक्ष प्राप्त करनी है, क्या करनी है, मोक्ष प्राप्त करनी है। अगर जैन धर्म के अनुसार मतलब इस संसार चक्र से क्या करना है, निपटना है, या मतलब फिर से अपनी मूल आत्मा में जाना है, पवित्र होना है, तो क्या करना होगा, उसे पहले क्या करना होगा, इन जो है ये पुद्गल हैं, इनके आगमन को क्या करना होगा, अपने अंदर रोकना होगा। ठीक है, रोकना होगा। फिर वैसे क्या करना होगा, कर्म को रोकना होगा जो इनके प्रभाव में करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आत्मा पवित्र हो जाएगी और मोक्ष की तरह पहुंच जाएगा। तो जैन दर्शन में कर्म के संदर्भ में निर्जरा की अवस्था का क्या तात्पर्य, निर्जरा आपसे पूछ रहा है, नए कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर प्रवाह, चिंता मत करिए अभी समझ में आ जाएगा, आत्मा की ओर प्रवाह है। अगर ये प्रवाह की बात की जाए, प्रवाह रुक जाना को भाई जो है निर्जरा नहीं बोलते हैं। आत्मा के साथ पूर्व में संयुक्त कर्म पुद्गलों का क्रमिक विनाश हो जाने को क्या बोलते हैं, जो है ये निर्जरा बोलते हैं। तो निर्जरा क्या है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा के साथ जो है पूर्व में जो संयुक्त कर्म पुद्गलों का क्या हो जाता है, क्रमिक रूप से विनाश हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। थोड़ा सा दार्शनिक शब्दावली है, ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म जो हम मेंस में पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत गहराई में चर्चा होती है, तब ये जो है चीजें वहाँ पढ़ने को मिलती हैं कि शरीर का मतलब मोक्ष कैसे मिलता है। तो संवर का देखिएगा, संवर का अर्थ जो है नए कर्मों को क्या होना, रोकना है, जबकि निर्जरा का मतलब क्या होता है, तप के माध्यम से पुराने संचित कर्मों को क्या करना, नष्ट करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात फिर से समझ लीजिएगा कि एक हमारे पास में क्या है, आत्मा है, और आत्मा क्या है, अपनी मतलब शुद्धतम अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, शुद्धतम अवस्था में। लेकिन कुछ माया जो है, मतलब भौतिकता है, माया है, उसे जैन धर्म में क्या कहा गया है, पुद्गल कहा गया है। इन पुद्गलों का क्या होता है, आक्रमण होता है, मतलब कि ये हमारे मन मस्तिष्क में बस जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, आत्मा जो है अपने मूल स्वभाव को क्या कर देती है, खो देती है। अब कोई व्यक्ति क्या है, मोक्ष करना चाहता है, तो मोक्ष जब मतलब प्राप्त करना चाहता है तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, तपस्या करेगा। क्या करेगा, तपस्या करेगा, संसार की वास्तविकता को पहचानेगा। जब ये तपस्या करेगा तो तपस्या करने के बाद में जो है पहली बात तो क्या हो जाएगी, ऐसी स्थिति में जो पुद्गल आ रहे थे इसकी ओर आत्मा के अंदर, वो पुद्गल क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इन्हें क्या कहते हैं, इस अवस्था को जो है संवर कहा जाता है।
संवर क्या है, जो हमारे ऊपर नए पुद्गुल आ रहे थे या कर्म आ रहे थे उनको रोक देना क्या है, संवर है। अब जो है पहले से चूंकि काफी देर हो चुकी है, हमें ये आत्मा को मतलब बहुत सारे पुद्गुल जो है इसके ऊपर लग चुके हैं, तो उनको क्या करना है, समाप्त करना है। तो फिर क्या है, और ज्यादा तपस्या की जाती है। तो जब संचित कर्म क्या है नष्ट होते हैं, मतलब माया के चक्कर में जो हमने कर्म किए थे, यानी कि जब वो पाप कटते हैं, तो वैसी अवस्था को क्या कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पुद्गुल ऐसी अवस्था है जिसमें जो है इनके प्रवाह को पहले रोका जाता है, फिर आत्मा में जो कर्म कर चुकी है तो उनको खत्म करने के लिए, शून्य करने के लिए निर्जरा होती है, यानी कि और ज्यादा तपस्या की जाती है। ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इसीलिए नहीं दिए यहाँ पर क्योंकि चीजें जो है क्वेश्चन की समझ में आना चाहिए। अब जैन धर्म में जो है दो चीजें समझ में आ गई, पुद्गुल आ गया, निर्जरा आ गया, संवर आ गया। संवर मतलब कि उनको रोकना, निर्जरा मतलब कि ये करना। इसी प्रकार से जैन धर्म में एक शब्द समझिएगा, आगम। आगम क्या होता है, तो जैन धर्म का जो साहित्य है उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ये बात भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म में एक शब्द आता है जिसका नाम है तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या है, जो जैन धर्म के गुरु हुए हैं, यानी कि जो महात्मा हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, कुल 24 हुए हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म में जो है ऐसे कुछ शब्द आते हैं, इनको ध्यान रखिए। चलिएगा, कैवल्य जैसे एक शब्द यहाँ पर जैन धर्म में देखने को मिल जाता है, कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। और कैवल्य का मतलब क्या होता है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना क्या कहलाता है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना कैवल्य कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक शब्द मिलता है जैन धर्म में जिसको हम बोल देते हैं कैवल्य और संथारा। कौन सा, संथारा एक शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है। तो संथारा क्या होता है, जीवन के अंतिम समय में, मतलब शरीर त्याग करने की जो है अवस्था होती है, शरीर त्याग करने की जो है अवस्था होती है। और ये शरीर कैसे त्याग किया जाता है, मतलब थोड़ा सा खाना पीना सब कुछ त्याग कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं, पानी, और जो धीरे धीरे पल पल करके जो है कष्ट देकर शरीर को मरना क्या कहलाता है, यही क्या है, संतारा है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपनिषदों में वर्णित संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के बीच में जो है मुख्य अंतर क्या है। देखिएगा, कर्म जो है कई प्रकार के होते हैं। अगर हम कर्म की बात करें तो एक कर्म मानसिक कर्म होता है, एक होता है शारीरिक कर्म, एक वाचिक कर्म होता है। ठीक है, अगर जब हम एक संग्रहण के हिसाब से कर्म की बात करते हैं तो संचित कर्म होता है और प्रारब्ध कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म आई थिंक ये वर्तमान के कर्म होते हैं, संचित कर्म जो है पूर्व में जो अभी हम काम करते हैं उनके कर्म होते हैं। संचित कर्म वर्तमान जीवन के हैं, जबकि प्रारब्ध कर्म भविष्य के हैं। ये भविष्य के नहीं होने वाले हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है। प्रारब्ध कर्म उन संचित कर्मों का हिस्सा है जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया है। तो आपका यही जो है सवाल जो है सही हो जाएगा। देखिएगा, संचित कर्म क्या होते हैं, ये तो मतलब पहले के होते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिनका हम परिणाम भोग रहे होते हैं वर्तमान में, जिनका परिणाम जो है, जिनका परिणाम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं। ठीक है, भोगने का मतलब क्या है, अगर आपने अच्छा कर्म किया हुआ है तो आप उसका जो है अच्छा परिणाम भोग रहे हैं, आपने बुरा कर्म किया हुआ है तो उसका क्या कर रहे हैं, बुरा परिणाम भोग रहे हैं। तो ये क्या है, प्रारब्ध कर्म का परिणाम जो है, तो जो मिल रहे होते हैं हमें कर्मों का फल। जैसे कि हमने कुछ कर्म किया हुआ है पहले से, मान लीजिए मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आपने तैयारी की हुई है, कितने साल, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, तो उनका परिणाम तुरंत तो नहीं मिला, लेकिन 2 साल में जब आपका रिजल्ट आया तो फिर क्या करेंगे आप, उस परिणाम से मतलब जो सैलरी मिलेगी, जो भी आपका वो होगा, तो उसका क्या करेंगे, उपभोग कर रहे होंगे। तो उस समय पर जो आपकी तैयारी का कर्म मिल रहा है वो कौन सा कर्म होगा, प्रारब्ध कर्म होगा। सॉरी, चलिएगा, तो ये कर्म सिद्धांत ध्यान रखिएगा। और ये कर्म सिद्धांत जो है हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कर्म को जो है बहुत महत्व दिया गया है। जैन धर्म में भी जो है कर्म फल सिद्धांत प्रचलित है, बौद्ध धर्म भी जो है इसको क्या करता है, मान्यता देता है। इसके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जो क्या करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और ये कर्म जो है कब होता है, जब व्यक्ति मतलब कर्म कब करता है, मतलब संसार में जब वो फंस जाता है तब कर्म करता है। जब व्यक्ति मूल अवस्था में होता है, तो जैसे कि कोई क्या करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में वो कर्म करना बंद कर देता है। जब व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में वो जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति कर्म करेगा उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब
पुनः अवतार लेना पड़ेगा। ये जो किसका सिद्धांत है, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। तो कई बार जो है पढ़ते पढ़ते मुझे वो लगने लगता है कि भाई एक तरफ तो क्या कहते हैं आत्मा और भगवान के अस्तित्व को बौद्ध धर्म जो है स्वीकार नहीं करता, दूसरी तरफ जो है जीवन मतलब दोबारा मरने और अवतार लेने के लिए या यानी कि पुनर्जन्म के लिए संकल्पना को स्वीकार करता है। तो काफ़ी हद तक जो है क्या है यहाँ पर वो देखने को मिल जाता है। चलिएगा, तो ये कर्म सिद्धांत हो गया है आपका। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म जो है ये देख लिए। संचित कर्म जो है अनंत जन्मों की संचय होते हैं, अनंत जन्मों के संचय हैं, उनमें से वह भाग जो वर्तमान में जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करता है प्रारब्ध कर्म कहलाता है। ठीक है, जो वर्तमान में मतलब हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जैसे पहले जो भी कर्म किया वो क्या हो गए संचित कर्म, जो वर्तमान में जो इनका परिणाम मिल रहा है वो क्या होते हैं। जैसे मान लीजिएगा, चलिएगा मैं थोड़ी सी और समझा देता हूँ। ये जैसे मान लीजिएगा आपका कर्म की जो है डायरी है, ठीक है। आपने जो मैं यहाँ पर जो रेड कलर से कर्म किए हुए हैं आपने, ये कौन से हैं, बुरे कर्म हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, बुरे कर्म हैं। और जो आपने इधर ये वाले कर्म किए हुए ये कौन से हैं, अच्छे कर्म हैं, ठीक है, अच्छे कर्म है। अब जब परिणाम मिलने की बारी आती है, तो जब इनका परिणाम मिलता है तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। पता चला आपके अभी इन कर्मों का परिणाम मिल रहा है, ये परिणाम कैसा होगा, बहुत कष्ट मिल रहा होगा आपको जीवन में। मान लो जो भी ये आपके कर्म हो गए हैं तो इनका जो है कष्टकारी परिणाम मिल रहा होगा, तो इन्हीं ये कर्म क्या हो जाएंगे, प्रारब्ध कर्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये वाले कर्म का परिणाम मिलेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, सुखकारी जो है परिणाम मिलेगा। तो ये जो है हम संचय के आधार पर कर्मों को देखते हैं, लेकिन एक कर्म जो है ऐसे भी जो है वर्गीकरण किया गया है। कर्म की बात करें तो एक कर्म जो है ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण किया गया है। कर्म 3 प्रकार का होता है। फिर से एक कर्म होता है मानसिक कर्म, ठीक है, मानसिक कर्म होता है। एक कर्म होता है आपका शारीरिक कर्म होता है। एक कर्म होता है वाचिक कर्म होता है, ठीक है, वाचिक कर्म होता है। मानसिक कर्म मतलब अपने दिमाग से मन से किया गया कर्म जो होता है। शारीरिक कर्म जो है बाह्य शरीर द्वारा किया गया कर्म होता है। और वाचिक कर्म यानी कि वाणी द्वारा जो किया गया कर्म होता है। मान लीजिए किसी का आपने क्या किया, गाली दी, गलत कर्म है। अपनी कृष्ट भाषा से जो है किसी को दुख पहुंचाया, वो क्या है, वाणी द्वारा किया गया कर्म है। शरीर से किसी को थप्पड़ जड़ दिया, किसी की हिंसा कर दी, किसी को हत्या कर दी, ये क्या है, शरीर द्वारा किया गया कर्म है। मन में आप क्या किया, किसी के प्रति बुरा द्वेष भाव जो है क्या करते हैं, दिमाग में सोचते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं कि ये जो है कितना अच्छा आदमी है, इसका क्या हो जाए, जल्दी से एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा सोचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मानसिक कर्म है। तो एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि सबसे शक्तिशाली कर्म कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा जो मानसिक कर्म होता है, कौन सा कर्म होता है, जो मानसिक कर्म होता है वो सबसे शक्तिशाली कर्म होता है। तो इस बात को भी क्या करेंगे आप, ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, औलिकर राजवंश के संदर्भ में मंदसौर प्रशस्ति 437 से 438 ईस्वी की जो है की रचना किसके द्वारा की गई थी। देखिएगा, मंदसौर प्रशस्ति की बात करें तो औलिकर वंश है, ये क्या है, मध्य प्रदेश का एक प्राचीन राजवंश है। क्या है, मध्य प्रदेश का एक प्राचीन राजवंश है, जो खास तौर से मालवा क्षेत्र में क्या किया है, इसने शासन किया है, ठीक है। मालवा क्षेत्र में क्या किया हुआ है, शासन किया है। और इनकी अगर राजधानी की बात किया जाए, औलिकर वंश की जो राजधानी की हम बात करेंगे, दसपुर क्या रही है, इनकी राजधानी रही है दसपुर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, मंदसौर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये मंदसौर प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, उपलब्धियां। जब किसी व्यक्ति की किसी लेख में क्या करते हैं, उपलब्धियों का जो क्या किया जाता है, लेख में उपलब्धियों का अंकन किया जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं, प्रशस्ति कह देते हैं। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। तो ये जो है यशोधर्मन जो है, यशोधर्मन एक जो है मालवा के शासक है, जिनका नाम है यशोधर्मन। क्या नाम है, यशोधर्मन। इस शासक की जो है उपलब्धियों का क्या किया गया है, ये जिक्र किया गया है। किस प्रकार से इन्होंने जो है हूणों को पराजित किया है, किस प्रकार से मालवा में जो है अपने साम्राज्य को स्थापित किया है, और भी बहुत सारी उपलब्धियां जो है इनमें वर्णित है। और इस प्रशस्ति की जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, वत्स भट्टी द्वारा की गई है, वत्स भट्टी द्वारा की गई है। ये बात जो है ध्यान रखना। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा,
तो आप कहेंगे कि वत्स भट्टी जो है बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब जैसे भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिनकी रचना किसी कवि द्वारा की गई है, तो उनको चल करके हम देख लेते हैं। तो वत्स भट्टी ने इस प्रशस्ति की रचना की है जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसे मंदसौर प्रशस्ति कहते हैं। देखिएगा, आपसे पूछे मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की हुई है, तो ये तो आप क्या है यहाँ पर पढ़ लिए, मंदसौर प्रशस्ति की रचना आपने पढ़ लिया, मंदसौर प्रशस्ति। दूसरी बात आपसे पढ़ें कि सोंधनी लेख की रचना किसके द्वारा की गई है, ये भी मंदसौर में ही स्थित है। सोंधनी लेख की रचना किसके द्वारा की गई है, एमपीपीएससी में पूछा गया है। आपसे पूछे एहोल, एहोल प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है, एहोल प्रशस्ति किसकी है, पुलकेशन द्वितीय की है। आपसे पूछे जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ अभिलेख हैं, इनको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे कि मंदसौर प्रशस्ति में क्या हो जाएंगे, वत्स भट्टी साहब हो जाएंगे, वत्स भट्टी हो जाएंगे। सोंधनी अभिलेख के कौन हो जाएंगे, वासुल कवि हो जाएंगे, वासुल कवि हो जाएंगे। एहोल प्रशस्ति की जो है कौन हो जाएंगे, रवि कीर्ति, कौन हो जाएंगे, रवि कीर्ति जो है एहोल प्रशस्ति के हो जाएंगे, रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति जो है किसके हो जाएंगे, एहोल प्रशस्ति के हो जाएंगे। और प्रयाग प्रशस्ति के कौन हो जाएंगे आपके, हरिसेन साहब जो है क्या हो जाएंगे, प्रयाग प्रशस्ति के हो जाएंगे। तो इतनी बातें ध्यान रखना। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। औलिकर शासक यशोधर्मन के संदर्भ में सत्य कथन चुनिएगा। तो देखिएगा, यशोधर्मन कौन है, तो सिंपल सी बात कहूंगा कि जो औलिकर वंश था मंदसौर का, उसका जो सबसे प्रतापी शासक है वो कौन है, यशोधर्मन है। और इसकी जानकारी कहाँ से हमें देखने को मिलती है, मंदसौर प्रशस्ति से। मंदसौर और जो सोंधनी लेख है, इससे क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। इस व्यक्ति ने हूणों को क्या किया था, पराजित किया था। उसने हूण शासक तोरमाड़ को पराजित किया था। क्या करना है आपको, सत्य कथन की पहचान करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो है सत्य कथन की क्या करना है, पहचान करना है। उसने हूण शासक तोरमाड़ को पराजित किया था। देखिएगा, हूणों को तो इसने क्या किया हुआ था, पराजित किया हुआ था, ये बात सही है। चलिएगा देखते हैं। लेकिन अभी ये जो है नाम लिखा हुआ है यहाँ, तोरमाड़ को पराजित किया हुआ था, लेकिन तोरमाड़ का आक्रमण अगर बात करें तो ये ग्वालियर के शासक जो मिहिर भोज थे उनके द्वारा पराजित किया गया था। उसकी राजधानी विदिशा थी। तो क्या ये सही है, आप कहेंगे गलत है। उसकी राजधानी विदिशा नहीं होती थी, क्या होती थी, मंदसौर जो है उसकी राजधानी थी। उसने हूण आक्रांता मिहिर कुल को पराजित किया था। अब देखिएगा, ये यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, हूणों को तो पराजित किया हुआ था, तो जो तोरमाड़ था ये मिहिर कुल का बेटा था। कौन था, तोरमाड़ जो है मिहिर कुल को बेटा था। तो इसने जो है मिहिर कुल को क्या किया हुआ था, पराजित किया हुआ था, ना कि तोरमाड़ को। ठीक है, तोरमाड़ को जो पराजित करेगा ये वो नाम है क्या भाई, मिहिर भोज नाम का भी हम शासक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे, मिहिर भोज। ये गुर्जर प्रतिहार वंश में पढ़ेंगे, तब वहां आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। उसने केवल गुप्तों के सामंत के रूप में शासन किया था। ऐसा, ये बात भी गलत है कि सामंत के रूप में शासन किया था। जब तक कुमार गुप्त स्कंद गुप्त रहे तब तक तो जो है उन्होंने अधीनता मानी, लेकिन बाद में जो क्या किया, स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना की हुई थी। तो आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यशोधर्मन एक शक्तिशाली स्वतंत्र शासक था जिसने मिहिर कुल को पराजित किया था। उसकी राजधानी दसपुर या मंदसौर थी। तो कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि ये मतलब जो दसपुर है, दसपुर मतलब मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, दसपुर था। मंदसौर किस नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना, सिवना नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। औलिकर वंश से जो है आज के क्वेश्चन थे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। औलिकर वंश के शासन काल में दसपुर क्यों प्रसिद्ध था, यानी कि मंदसौर जो है ये क्यों प्रसिद्ध था, ये आपसे जो क्या क्या है पूछा जा रहा है। केवल लोहा उद्योग के लिए, रेशम बुनकरों की श्रेणी और सूर्य उपासना के केंद्र के रूप में, बौद्ध धर्म के महायान केंद्र के रूप में, केवल गुप्तों के सैन्य मुख्यालय के रूप में। देखिएगा, हम किसकी बात करते हैं, दसपुर की बात करते हैं। दसपुर जो है ये औलिकर वंश की, पहली बात ध्यान रखिएगा, क्या होती थी, राजधानी होती थी। क्या होती थी, औलिकर वंश की जो है ये क्या थी, राजधानी थी। दूसरी बात ध्यान रखना, औलिकर वंश की क्या हो जाएगी, यह मतलब राजधानी हो जाएगी।
यहाँ पर जो अभिलेख है यानी कि प्रशस्ति है, मंदसौर जो प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है रेशम व्यापारी, कौन से व्यापारी, रेशम व्यापारी गुजरात से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? ये रेशम व्यापारी जो है गुजरात साइड से आए हुए हैं, गुजरात से आए हैं और मालवा में जो है क्या है, ये बस चुके हैं। मालवा में क्या हो गए हैं, ये बस गए हैं। मालवा में बसने के बाद इन्होंने जो है क्या किया है, अपना पैसा इकट्ठा किया है, टैक्स एकत्रित किया है और यहाँ पर एक जो है सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है। ये जानकारी इसमें मिलती है। साथ ही साथ जो है यशोधर्मन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब देखिएगा, कोई रेशम की जो है एक व्यापारी की श्रेणी शब्द यहाँ पर मिलता है। रेशम व्यापारी की जो है एक श्रेणी आई हुई है। श्रेणी बोले तो व्यापारियों का जो समूह होता है उसे श्रेणी बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है भाई, जो राज्य गरीब होता है वहां पर जो है पहले प्राचीन काल में व्यापारी नहीं जाते थे। अगर व्यापारी किसी देश में जाकर के बसते हैं तो इसको क्या है, सूचक है, समृद्धता का सूचक है कि मालवा जो है यशोधर्मन के समय पर क्या होता था, बहुत समृद्ध था। इसीलिए यहाँ कपड़ों के व्यापारी यानी कि रेशम कपड़ों के व्यापारी आए हुए थे। तो आपका बी ऑप्शन जो है क्या होने वाला है, सही होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिएगा, आपने जो है नदियां पढ़ ली होंगी कि सिंधु नदी की क्या करना है, निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो इस प्रकार से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे इसका नाम है सर सिंध, जो है इसका नाम है। और सिंध के सबसे नीचे से यहीं से जो है क्या निकलती है, इस प्रकार से जो है सतलज नदी निकलती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये जो है सतलज नदी हो जाएगी, सतलज नदी हो जाएगी। और यहाँ से जो है हिमाचल प्रदेश से चंद्र और भागा के रूप में क्या निकलती है, एक नदी निकलती है इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसका नाम क्या है, चेनाब नदी। क्या नाम है, चेनाब नदी, ठीक है। और ये जो है चेनाब में मिल जाती है, यहाँ से निकलती है आपकी ये झेलम नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, झेलम हो जाएगी। सिंध, झेलम, चेनाब, रावी जो है इस प्रकार से आपकी रावी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रावी हो जाएगी। और फिर जो है आपकी व्यास हो जाएगी, रावी, व्यास, सतलज। तो इस प्रकार से इनका क्या है, क्रम है। तो सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो इनका क्रम हो जाएगा, क्या कहता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि इस प्रकार से जो सबसे बाद में, जो सबसे दक्षिण में हो सबसे बाद में आएगी, जो सबसे उत्तर में है वो क्या आएगी, पहले आएगी। सबसे उत्तर में कौन सी है, सिंध है, तो सिंध हमारे यहाँ पर नहीं है। दूसरे नंबर पर क्या है, झेलम है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे पहले ऑप्शन आएगा, उत्तर से अगर व्यवस्थित किया जाएगा। दूसरा नंबर कहाँ पर दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ, तो ये ऑप्शन क्या कीजिएगा, पहले क्रॉस कीजिएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब जो है हमारे दो ऑप्शन तो गलत हो गए, दो में से ही सही है, ठीक है। अब जो है झेलम के बाद कौन सी नदी आएगी, झेलम के बाद जो है आपकी चिनाब आने वाली है। चिनाब दिया हुआ ऑप्शन में दो के बाद क्या आ जाएगा, अपना पहला ऑप्शन आएगा। दो के बाद पहला यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दो के बाद तीसरा दिया हुआ, तो आपका उत्तर जो है दो ऑप्शन से ही क्या हो गया, सही हो गया। और झेलम के चिनाब के बाद क्या आएगी, रावी आ जाएगी तीसरा, फिर जो है अंत में सतलज हो जाएगी। तो ऐसे क्या करना होता है, अपन को प्रश्न करना होता है। अब देखिएगा, चिनाब नदी में जो है क्या है, दो परियोजनाएं इनकी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये पूछी जाती है। क्या ध्यान रखना है, परियोजनाएं। जैसे यहाँ पर ध्यान रखेंगे सलाल परियोजना, आपसे पूछे सलाल परियोजना किस नदी पर है। दूसरा ध्यान रखना, सलाल परियोजना बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना, ठीक है, बगलिहार परियोजना हो जाएगी, बगलिहार, बगलिहार परियोजना। और फिर हो जाएगी दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती। ये तीन परियोजनाएं जो है कहाँ पर स्थित हैं, तो आप कहेंगे कि चेनाब नदी पर जो है ये तीन परियोजनाएं स्थित हैं। इसी प्रकार से सतलज नदी में देखेंगे तो आपको भाखड़ा नांगल बांध देखने को मिल जाएगा। कौन सा बांध, भाखड़ा नांगल जो है ये बांध देखने को मिल जाएंगे। झेलम नदी पर है जो आपको दो परियोजनाएं देखने को मिल जाएंगी, एक का नाम है उरी परियोजना और दूसरी का नाम है तुलबुल परियोजना। क्या नाम है, तुलबुल परियोजना। तो ये जो है आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। रावी नदी पर जो है आपको थीन बांध देखने को मिल जाएगा। कौन सा बांध, थीन बांध देखने को मिल जाएगा। प्राचीन काल में इसे परुष्णी कहा जाता था और यहीं पर जो है 10 साल युद्ध हुआ था। चलिएगा, आपका जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
पंचनद की कौन सी नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है? देखिएगा, ये जो है सिंधु नदी की बात कर रहा है कि कौन सी नदी जो है राकसताल से निकलती है। अगर देखेंगे दिए गए ऑप्शन में तो सिंधु नदी कौन सी निकलती है, तो आप क्या बताएंगे? ये मानसरोवर झील से निकलती है। उद्गम के लिए पूछ रहा है, ये मानसरोवर झील से जो है क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। सतलज नदी जो है आपकी राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है, जो कि आपका तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा के रूप में, दो छोटी नदियों के रूप में जो है शुरुआत में निकलती है, चंद्र और भागा के रूप में। और कहाँ से? यह जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी भी आपको जो है हिमाचल प्रदेश से ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और झेलम नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? अगर एक जो और नदी है जिसका नाम है झेलम, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे जो है ये शेषनाग झील से क्या करती है? शेषनाग झील से जो क्या है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से क्या निकलती है? झेलम नदी निकलती है। तो कौन कौन सी ये 5 नदियां कहाँ से निकलती हैं, ये आपको क्या हो गया? पता चल गया। चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश से, मानसरोवर से सिंधु, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे आपकी नदियां हो जाए। और सिपकीला दर्रा से भारत में जो है क्या है? प्रवेश करती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सिपकीला दर्रा से भारत में कौन प्रवेश करती है, तो आपकी सतलज ही हो जाएगी। एक प्रश्न और पूछा गया है कि जो सिंधु और सहायक नदियां हैं उनमें से कौन सी 2 ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है? तो सिंधु और सतलज 2 ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ पर है? भारत में नहीं है, ठीक है। ये भारत से बाहर से निकलती है। तो कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कौन सी नदी भारत से बाहर से उद्गमित होती हैं, निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न एक पूछा जाता है कि जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में इनके जो है कुछ नाम हुआ करते थे, और नाम को लेकर के भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो इतिहास में पढ़ते हैं सतलज का जो है नाम क्या होता था प्राचीन काल में? से सतुद्री कहा जाता था। क्या कहते थे? सतुद्री। सिंधु को सिंधु कहा जाता था। चिनाब को जो है क्या कहा जाता था? अस्किनी जो है चिनाब को कहा जाता था प्राचीन काल में। चिनाब को क्या कहते थे? अस्किनी कहते थे। व्यास को जो है क्या कहा जाता था? विपाशा जो है व्यास को कहा जाता था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत को किन 3 नदियों के जल का अनन्य उपयोग करने का अधिकार है? देखिएगा, तो फ्रेंड्स है सिंधु जल समझौते की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मतलब सिंधु जल समझौते की बात करते हैं। तो पहली बात इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? ये समझौता जो है 6 नदियों को लेकर के हुआ था। कितनी नदियों को? 6 नदियों को लेकर हुआ था। कौन कौन सी? एक हो जाएगी सिंधु, ठीक है, सिंधु। एक हो जाएगी झेलम, झेलम। एक हो जाएगी चिनाब, क्या हो जाएगी? चिनाब। सिंधु झेलम चिनाब। एक हो जाएगी रावी, एक हो जाएगी व्यास, एक हो जाएगी सतलज। ये जो 6 नदियों को लेकर के समझौता हुआ था, इसमें जो ऊपर की 3 नदियां हैं इनके जो है पाकिस्तान क्या करेगा? 80% पानी लेगा, और इंडिया जो है कितना लेगा? 20% पानी लेगा। और जो नीचे की 3 नदियां हैं इनका जो है इंडिया क्या करेगा? 80% पानी लेगा, और पाकिस्तान जो लेगा कितना लेगा? 20% पानी लेगा। कब किया गया था यह समझौता? 1960 में किया गया था। किसके सहयोग से? मध्यस्थता से किया गया था, विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। भारत को किन नदियों का जल का अनन्य उपयोग करने का अधिकार है? देखिएगा, अनन्य मतलब कि अनलिमिटेड कर सकता है, तो ज्यादा वाला हम कहेंगे तो ये 3 नदियां रावी व्यास सतलज जो है आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावी व्यास सतलज जो है नीचे वाली की 3 नदियां हो जाएंगी। यहाँ जो है भारत ज्यादा करेगा 80% और वो 20% करेगा। चलिएगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में मावठ का संबंध किससे है? तो अपन जो है इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि मावठ जो है क्या होता है। तो मैं बहुत शुद्ध भाषा में कहूंगा कि ये मावठ जो है शीतकाल में होने वाली वर्षा है, यानी कि ठंडियों में ठंडियों में ठंडियों में जो मध्य प्रदेश में क्या होती है? वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। और यह जो है रब्बी की फसल के लिए क्या होती है? एक बूंद जो है इसकी, एक बूंद जो पानी बरसता है रब्बी की फसल के लिए वह स्वर्ण बूंद के रूप में कहा जाता है। मतलब कि बहुत कीमती जो है पानी होता है। रब्बी की फसल जो है इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, या गोल्डन वर्षा भी कहा जाता है रब्बी की फसल के लिए, ठीक है। स्वर्ण बूंद के रूप में से जाना जाता है।
इसके बरसने का कारण क्या है, तो अपन इस पर भी जो चर्चा कर चुके हैं। इसका कारण है कि जो भूमध्य सागर में क्या उत्पन्न होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है, और उस चक्रवात को जो है भारत में कौन लाता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ है इसको जो है जेट स्ट्रीम भारत में लेकर के आती है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ठंडियों में जो ऋतु होती है, जिसे हम क्या कहते हैं इस समय पर, कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में सियाला कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, संबंध किससे है ये, दक्षिण पश्चिम मानसून से, जी नहीं, वापसी से नहीं संबंधित। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं से, जी नहीं। शीत ऋतु में चलने वाली उत्तर पश्चिमी के पश्चिम विक्षोभ से आने वाली वर्षा, तो आपको यही जो है क्या है, सही हो जाएगा। चक्रवात वर्षा से जो इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण के संबंध में कौन सा कथन जो है क्या है, असत्य है। ये बात आपको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है उसके संदर्भ में क्या बताना है आपको, वितरण के संदर्भ में क्या बताना है, असत्य बताना है। देखिएगा, अब ऐसी स्थिति में आपको जो है मैप का अनुमान होना जरूरी है। अगर मैं छोटा सा मैप बनाऊं और चीजों की हम बात करें, तो यूं मान लीजिएगा, ये मैंने क्या बनाया, मध्य प्रदेश का जो है छोटा मानचित्र बनाया, और इसमें क्या कर रहे हैं, अपन चीजों को समझ रहे हैं। ज्यादा खतरनाक बना दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला एरिया है, खासतौर से जो ये वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर क्या होती है, काफी ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। क्या होती है, यहाँ पर काफी ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से भी जो है ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। क्या होती है, 100, और ये वाले एरिया में तो भाई लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। जो ये पचमढ़ी वाला एरिया है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, तो इसे मतलब क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा। और जो ये वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, खासतौर से कौन सा क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग जो है आपकी ये वाले क्षेत्र में यहाँ पर कितनी वर्षा प्राप्त होती है, इधर देखेंगे तो ये 50 से लगा करके, या यूं कह सकते हैं और थोड़ा कम, 40 से लगा करके 70-75 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। तो यानी कि औसत से कम वर्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो ये वाला एरिया है, बुंदेलखंड वाला एरिया है, ये भी एक क्या है, मरुस्थलीय एरिया है। यहाँ पर भी जो लगभग 50 से लगा करके 70% जो है, 70 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। ये भी एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है औसतन वर्षा प्राप्त होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त होती है। और राज्य की जो मध्य प्रदेश की औसतन वर्षा है वो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा, एवरेज देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर जो क्या है, ये मध्य प्रदेश की औसतन वर्षा है। ठीक है, औसतन वर्षा है। और इधर से जब हम कैसा जाते हैं, इधर से मतलब इधर की ओर जाते हैं, दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, तो वर्षा क्या होती है, घटती है। और जब वापस से इधर की ओर आएंगे तो वर्षा का मतलब मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। राज्य में औसत वर्षा क्या है, लगभग 112 सेंटीमीटर है। बिल्कुल बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती है, मतलब कहता है कि इस प्रकार से अगर जाया जाए तो वर्षा की मात्रा घटती है। देखिएगा, इधर वर्षा क्या है, ज्यादा है, 150 सेंटीमीटर है, और इधर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये बात भी जो क्या है, घटती है। बिल्कुल सही कह रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर पश्चिम से पूर्व कह देता तो गलत हो जाता। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। दक्षिण पूर्वी जिलों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो दक्षिण, देखिएगा ये जो है दक्षिण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी में ये भी जो है काफी हद तक क्या है, अपन का सही हो जाएगा। भिंड का गोहद क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भाई सारी सर गलत है, इतना भी मतलब क्या है हल्के में मत लेना। जो क्या है, अपन जो बहुत आसानी से समझ जाएंगे ऐसे फैक्ट अगर आएंगे परीक्षा में। तो भिंड का जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नहीं है, ये क्या है, गोहद जो है न्यूनतम वर्षा वाला मध्य प्रदेश का स्थान है। कौन सा स्थान है, न्यूनतम वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो क्या है, आपका पचमढ़ी हो जाएगा। चिंता मत करिएगा भाई, परीक्षा में देखिएगा कैसा भी प्रश्न पूछे, आपकी जो चीजें पढ़ी हुई होंगी, मैं गारंटी लेता हूँ 90% चीजें जो है आपको पढ़ी हुई मिलने वाली हैं। तो बस आप संभालिएगा खुद को, और बस ये दिमाग में ये बैठा करके रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनमें से जितना कट ऑफ जाना है उतना आपसे बनने वाला है। बशर्ते बात ये रहेगी कि बनने वाला गलत मत कर देना, वरना वही होगा कि 1 नंबर से 2 नंबर से आप सोचेंगे, ज्यादा दूर नहीं रहोगे, 1 या 2 नंबर से ही क्या है लटक जाओगे। अगर जो है कोई भी एक गलती करते हो, वैसी गलती कभी नहीं करनी है जो कॉमन चीजें होती हैं। ठीक है, वो कॉमन गलती ही क्या है, सिलेक्शन से बाहर करवाती है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं।
भिंड का गोहद क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये बात गलत लिखी हुई है। ये क्या है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, यहाँ लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश में होने वाली अधिकांश वर्षा किस मानसून शाखा से प्राप्त होती है? देखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर वर्षा की बात करें तो कहता है कि ज्यादा वर्षा जो है किस शाखा से जो है प्राप्त होती है? केवल अरब सागर शाखा से, तो केवल अरब सागर शाखा से नहीं। देखिएगा, मैं अगर बहुत छोटा सा मानचित्र बना करके बात करूं, यूं मान लीजिएगा भाई ये क्या है, भारत का मानचित्र है, ऐसा है क्या? चलिए ठीक है, जो है ये ठीक है, भारत है, और यहाँ पर हमारा क्या स्थित है, मध्य प्रदेश स्थित है। बीच में क्या है, ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पर वर्षा जो है कहाँ से प्राप्त होती है, ये जो है बात करता है। अभी हमने इंडियन ज्योग्राफी में मानसून नहीं पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आएगा। भारत में जो है ये भूमध्य रेखा है, मतलब पृथ्वी की जो मध्य की रेखा है, इधर से इस प्रकार से जो है मानसूनी पवनें इस प्रकार से आती हैं। और आप जानते हैं कि जैसे ही पवनें क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं, तो फेरल के नियम के अनुसार जो है अपने दाईं ओर मुड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार से मुड़ती हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो है मुड़ जाती हैं, इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से जो है दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो यानी कि यहाँ क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। समुद्र में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है, यहाँ कम दाब होता है। तो पवनें हमेशा क्या होती हैं, उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार से पवनें जो है पूरे भारत में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो इधर से जो शाखा आती है, मानसून की शाखा इधर से जो खासतौर से नर्मदा नदी घाटी से जो प्रवेश करती है, इसे क्या कहते हैं, अरब सागर की शाखा कहा जाता है। और जो इधर से भारत मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा कहते हैं। इसे क्या कह दिया जाता है, खाड़ी शाखा कह दिया जाता है। तो केवल अरब सागर शाखा से वर्षा होती है, ये बात क्या है, गलत है। दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। केवल बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होता है, ये भी बात गलत है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, दैट इज राइट ऑप्शन। लौटते हुए मानसून से ये वर्षा कहाँ पर होती है, जब लौटता हुआ मानसून आता है इस प्रकार से यहाँ से आता है, तो यहाँ पर जो है वर्षा करता है वो खास तौर से ये वाले क्षेत्र पर। और ये वाला क्षेत्र किसका है, ये तमिलनाडु में जो है क्या होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कौन से महीने में, दिसंबर के महीने में जो है होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में जो है क्या होती है, वर्षा होती है। अब देखिएगा, आपसे ये पूछा जाए, हालांकि विंध्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का प्रभाव अधिक है, तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो है, विंध्य क्षेत्र में अगर ये पूछ ले कि जो विंध्यन पर्वत क्षेत्र है उसमें ज्यादा वर्षा कहाँ से होती है, तब आप बता सकते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा से। अब देखिएगा, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर अरब सागर शाखा और जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों शाखाएं मिलती हैं। ये भी जो है ईएसबी का प्रश्न है, एमपी में पुलिस में हो या एसआई के पूछा गया प्रश्न है कि दोनों शाखाएं कहाँ पर मिलती हैं, तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश के जो विंध्यन पर्वत का क्षेत्र है वहां पर अरब सागर शाखा और खाड़ी शाखा दोनों मिल जाती हैं। चलिएगा, राजनीति में देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें भाई, तो आप जानते हैं कि जो संसद होती है, कौन होती है, संसद। और संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा की बात की गई है, लोकसभा में कौन होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो जनता द्वारा चुनकर भेजे गए होते हैं। किसके द्वारा, जनता द्वारा चुनकर भेजे गए होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लोकसभा सांसद कहते हैं। ऐसे कुल सांसद जो है 545 होते हैं, ठीक है, पूरे देश से 545 सांसद होते हैं। फिर 7 और हैं, ये अभी नहीं होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीओके वाला क्षेत्र हमारे पास में नहीं है अभी, ठीक है। तो ये जो है इनको ऐसे सदन लगता है, और ये क्या है, जनता के मालिक हैं। तो सरकार जो है पूरा का पूरा इन्हीं के आधार पर होती है। सरकार जो चलती है इनसे पूछ करके काम करती है। अगर ये कहते हैं ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, अगर ये कहते हैं करना है तो करना है। अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, सरकार को गिरा दिया जाता है। तो ठीक है, अब इनका जो सबका मालिक होता है, मतलब सबसे बड़ा अधिकारी नहीं कहेंगे, मतलब इनका जो चेयरमैन होता है उसे क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। खूब संसद की मीटिंग आपने देखी होगी लोकसभा में, तो अब आप तो खूब जो है वीडियो वगैरह आते रहते हैं। तो इनका जो अध्यक्ष होता है उसके संदर्भ में क्या करना है आपको, कौन सा कथन कहता है सही नहीं है, यानी कि गलत है। इसमें दिया हुआ 3 बातें सही हैं, तो कुछ बातें ध्यान रखिएगा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा लोकसभा का जो क्या होता है, सर्वोच्च पावरफुल व्यक्ति होता है, ठीक है, सर्वोच्च व्यक्ति होता है। ये जैसा कहेगा वैसा ही होता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अंदर जो है भारत के कानून नहीं चलते हैं, ना ही न्यायालय का कानून चलता है।
क्योंकि संसद अलग है भारत में और न्यायपालिका अलग है। तो इसीलिए तो जो सांसद लोग होते हैं कुछ भी क्या है किसी को भी बोलते रहते हैं लोकसभा के अंदर, जैसे ही लोकसभा से बाहर आते हैं तब जो है भारत का कानून वहाँ पर लागू होता है। संसद क्या है, स्वतंत्र है। कहाँ, संसद रूम के अंदर स्वतंत्र है, ठीक है। वो केवल लोकसभा अध्यक्ष के पावर में ही, कंट्रोल में ही रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो किसी को भी क्या कर सकता है, वहां से हटा सकता है, किसी को भी क्या कर सकता है, दंड दे सकता है, या किसी को भी क्या है कुछ भी कर सकता है। वो उसके पास में पावर है और किसी के पास नहीं है। तो ये क्या है, वह सदन की बैठक के लिए कोरम की कमी के मामले में सदन स्थगित करता है। बिल्कुल सही बात है। कोरम का मतलब क्या होता है, एक निश्चित संख्या, अगर इतनी संख्या नहीं है तो सदन की बैठक नहीं होगी, ठीक है। तो अगर जो कोरम पूर्ता नहीं हुआ है, यानी कि कमी है, कोरम की संख्या पूरी नहीं हुई है, तो वो क्या कर देगा, सदन की बैठक नहीं लगाएगा, यानी कि रोक देगा। कोरम का मतलब समानतः है 1/10 सदस्य हैं, ठीक है, 1/10 सदस्य, यानी कि जैसे कि कुल 545 सदस्य हैं, इनका 1/10 निकालोगे तो कितना निकल आएगा, 10 पना 50 हो जाएगा, और 10 से है ना 50, ठीक है। तो लगभग ये 50 से जो है ज़्यादा सदस्य जो हो जाएंगे, 50.45 हो जाएगा। तो अगर 50 सदस्य से कम संख्या होगी तब जो है लोकसभा की बैठक नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा होगी तभी होने वाली है। तो कोरम की स्थिति के मामले में सदन को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बात सही है। वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बात भी सही है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई कानून जो है बनाना होता है तो वो लोकसभा तो पारित कर देती है लेकिन राज्यसभा पारित नहीं करती। तो दोनों सदनों में जब मतभेद की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों को मिलाकर के क्या किया जाता है, बैठक की जाती है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता जो है चेयरमैन ऑफ लोकसभा करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये बात भी सही है। प्रश्न क्या पूछता है, कौन सही नहीं है, पहली बार में ही अपना मत देता है, ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि इसे जो है अपना वोट देने का अधिकार तो होता है, लेकिन ये जो लोकसभा अध्यक्ष है अपना वोट कब देता है, जब जो है दोनों पक्षों के क्या होते हैं, जैसे मान लीजिएगा एक कानून बन रहा है, एक कानून बन रहा है और वो कानून ये है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है 25 साल कर दी जाए, ठीक है। सॉरी, अभी कितनी है, 18 साल है, 21 साल कर देते हैं, ज़्यादा हो जाएगी, 25 साल में पता चला कि, ठीक है। तो कितनी हो जानी चाहिए, 21 साल जो है हो जानी चाहिए, ऐसा जो है कानून लाना चाहते हैं। अब इसमें जो है संसद के लोकसभा के 100 सदस्य क्या है, सहमत है कि हाँ कर देना चाहिए, वही 100 सदस्य कहते हैं कि नहीं 18 वर्ष ही रहनी चाहिए। तो दोनों में क्या है, मत की स्थिति क्या है, दोनों की बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति में ये होगा कि जब मत बराबर की अवस्था में होते हैं तभी क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना वोट देता है, जिसकी तरफ वोट देगा वही क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ठीक है, तो ये अपना मत पहली बार में नहीं देता है, जब मत जो है बराबर होते हैं उस समय पर वोट देता है, ये बात गलत लिखी हुई है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वह दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का तय करता है, बिल्कुल सही बात है ये भी, कि अगर कोई व्यक्ति बार बार दल बदल करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। साथ ही साथ में यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष का यह अधिकार है कि कोई भी कानून धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अगली बात करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाई समय ज्यादा ले रहे हैं मुझे लगता है अपन। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा जो है दाखिल किया जाता है। तो देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा का जब नामांकन किया जाता है तो उसके लिए जो निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में, कोई भी व्यक्ति जो क्या कर सकता है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। अगर आप क्या है, सांसद बनना चाहते हैं लोकसभा में, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। बशर्ते बात क्या होगी, वो मतदाता सूची में बस होना चाहिए। वो बात अलग है कि आप जीते या ना जीते या हारे नहीं, सिंपल सी बात है। प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है जिसका जो है एज उस हिसाब से हो गई है, जिसकी कितनी 25 वर्ष जो है लोकसभा के चुनाव की एज है। तो अगर 25 साल के हो, मतदाता सूची में नाम है, तो क्या है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो 25 साल जो है लोकसभा की होती है, विधानसभा की भी होती है, राष्ट्रपति की जो है अपने से ध्यान देते हैं। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, वो क्या कर सकता है, संसदीय क्षेत्र की सूची में चुनाव लड़ सकता है। आगे बात करते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अनिवार्य शर्त क्या है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, एक प्रकार का जो ये क्या है, प्रस्ताव है, क्या है, एक प्रकार का प्रस्ताव होता है जो कहां पर लाया जाता है, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, यह जो है किसी मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है या पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। मंत्री या मंत्रिपरिषद के जो है खिलाफ क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में क्या हो जाता है, अपने बहुमत से पारित हो जाता है। क्या है, अगर बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर इसे एक मंत्री जिम्मेदार है तो एक मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। अगर मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो पूरी सरकार को जो है गिर जाएगी। ध्यान रखिए, पूरी सरकार फिर हट जाती है। तो समानता मंत्री से त्यागपत्र दिलवा दिया जाता है। क्या पूछता है, अनिवार्य शर्त है। प्रस्ताव लाने का कारण स्पष्ट करना अनिवार्य है। इसे केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये बात गलत है। इसे लोकसभा में लाया जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जो है आवश्यक है। तो और इसके पारित होने पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। क्या बात करता है भाई, तो इसमें जो राष्ट्रपति त्यागपत्र क्यों देगा भाई, सरकार के लिए लाया जाता है, मंत्रिपरिषद या मंत्रियों के लिए लाया जाता है, राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये बात गलत है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। लाने का कारण स्पष्ट करना जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यह तभी लाया जा सकता है जब इससे कम से कम 50 मेंबर क्या हो और सहमत हो। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, ये कारखाना जो है शिवपुरी और मुरैना में, मुरैना के जो है बानमौर में जो है आपको क्या मिल जाएगा, कत्था बनाने का कारखाना मिल जाएगा। अमलाई जो है शहडोल में स्थित है और यह किस लिए जानी जाती है, यहाँ पर जो है ओरिएंट पेपर मिल स्थित है। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता कि ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताइए, अमलाई में। बुधनी कहाँ पर स्थित है, सीहोर में जो है आपकी ये बुधनी स्थित है। यहाँ पर रेलवे के स्लीपर का कारखाना देखने को मिल जाएगा। सीएम शिवराज सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है वो यही है। इटारसी कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में। सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा एमपी में जो रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है, इटारसी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी हो जाएगा। चलिएगा अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है। तो मुझे लगता है अपन जो इस पर चर्चा कर चुके हैं, ये शहडोल में स्थित है। और इंदौर में जो है आपको क्या मिल जाएगी, टिश्यू पेपर मिल जो देखने को मिल जाएगी। टिश्यू पेपर प्रैक्टिकल में किया होगा, टिश्यू पेपर, तो ये टिश्यू पेपर आपने खूब देखा होगा। तो ये मिल कहाँ पर स्थित है, इंदौर में है। होशंगाबाद में जो है आपको सिक्योरिटी पेपर मिल मिल जाएगी। क्या बात करते हो, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मतलब, सिक्योरिटी पेपर मतलब क्या होता है, जो रुपया का कागज होता है, क्या होता है, रुपया जो आपका 500 का नोट बनता है उसका कागज कहाँ पर बनता है, होशंगाबाद में ही बनता है, यहीं पर सिक्योरिटी पेपर मिल में। नेपा नगर में जो है यहाँ पर मिल जाएगा अखबारी कागज का कारखाना मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा, अखबारी कागज का जो है कारखाना मिल जाएगा। चलिएगा अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा किस ब्रांड नाम के तहत हर्बल उत्पादों का क्या किया जाता है, विपणन किया जाता है। देखिएगा, जो हर्बल उत्पाद होते हैं वह विंध्य शैली के नाम से क्या किया जाता है, विपणन। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो मध्य प्रदेश का एक संगठन है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ। ये क्या करता है, तो एक संगठन है। मध्य प्रदेश की जो भी वन की उपज होती है उसे किस ब्रांड नाम के तहत जो है हर्बल उत्पादों का जो है बेचा जाता है, यानी कि विपणन किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। तो विंध्य शैली के नाम से किया जाता है। ट्राइब्स इंडिया, ट्राइब्स इंडिया ये क्या है, ये जो ट्राइब्स इंडिया नाम का, ये नाफेड का आई थिंक क्या है, ब्रांड नाम है नाफेड। नाफेड कहते हैं वो जो मतलब जनजातियों का ट्राइफेड है। ट्राइफेड, ट्राइफेड नाम का जनजातीय विपणन संघ था, वो ट्राइब्स इंडिया नाम का जो है ब्रांड अपना चलाता है। चलिएगा, विंध्य शैली, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ अपने उत्पादों को विंध्य शैली ब्रांड के तहत जो है बेचता है। ठीक है, अब देखिएगा बायोलॉजी का प्रश्न है जहां पूछा जा रहा है आपसे कि मानव शरीर में अक्षीय कंकाल स्केलेटन में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, एक्सियल। ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है आपका, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बात कर रहा है। इसमें आपको कितनी देखने को मिल जाएंगी, 80 बोन्स जो है देखने को मिल जाएंगी। 60 जो होती हैं ये क्या हो जाएंगी आपकी, जो हाथों में कहेंगे या अग्रपाद की अस्थियां जो कितनी होती हैं, अग्रपाद, अग्रपाद या पश्चपाद दोनों में कितनी होती हैं, 60 अस्थियां होती हैं। जैसे कि
इसमें अगर कुल जो है अगर पूछा जाए आपसे कुल अस्थियां कितनी होती हैं तो आप क्या बताएंगे 206। अग्रपाद में देखेंगे, जैसे अग्रपाद मतलब कि भाई हाथ की कह सकते हो, हाथों की, और पश्चपाद मतलब पैरों की आप कह सकते हैं। तो ये जो है कुल 60 अस्थियां होती हैं, 60 हाथों में होंगी, 60 पैरों में होंगी, 120 हो जाती हैं यहाँ पर। तो 60 अगर हाथों में देखेंगे तो एक हाथ में कितनी होंगी, 30 अस्थियां होंगी, और दूसरे हाथ में भी क्या होंगी आपकी 30 अस्थियां होंगी। तो एक हाथ की अगर 30 आप देखेंगे तो जरूरी नहीं कि मुझे याद होगा, एक जो है आपको ह्यूमरस देखने को मिल जाएगी, ह्यूमरस, ठीक है, एक ह्यूमरस देखने को मिल जाएगी, और ह्यूमरस हो जाएगी आपको जो है रेडियस देखने को मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी, अल्ना देखने को मिल जाएगी, रेडियस अल्ना, और जो है फैलेंजिस और मेटाफैलेंजिस, ठीक है। तो ये देखने को मिल जाती है फैलेंजिस। अब इनकी संख्या जो है थोड़ा सा अपन क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये हड्डियां सब क्या है, हाथ की हैं, ठीक है। चलिएगा, और हड्डियों की बात करें, आपसे पूछे कि जैसे सबसे जो बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी या मजबूत हड्डी कौन सी होती है। फीमर जो है क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे अगर छोटी पूछे तो स्टेपीज जो होती है, कान की हड्डी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। हड्डियों में पूछे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे, ओसिन नाम का जो है प्रोटीन पाया जाता है। चलिएगा, हड्डियों में जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिएगा, अच्छी कंकाल में कुल 80 हड्डियां होती हैं, और अच्छी कंकाल में मतलब कौन कौन सी आती हैं, खोपड़ी की हड्डियां, कशेरुकदंड की हड्डियां, और उरोस्थी और पसलियां, ये किस में आ जाती हैं आपकी जो है अच्छी कंकाल में आ जाती हैं। अस्थियों और उपास्थियों के बीच मुख्य रासायनिक अंतर क्या है, आपसे ये जो है प्रश्न पूछ रहा है कि अस्थियों और उपास्थियों के बीच में मुख्य रासायनिक अंतर क्या है। रासायनिक अंतर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, अच्छे लेवल का प्रश्न है ये, बाहरी अंतर नहीं, रासायनिक अंतर। अस्थि में मुख्य रूप से ओसिन प्रोटीन होती है, तो ये बात सही है, जबकि उपास्थि में जो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, तो ये बात भी जो है सही लग रही है। चलिएगा, उपास्थि में कैल्शियम होता है जबकि अस्थि में नहीं, तो अस्थि में भी कैल्शियम पाया जाता है, ये बात गलत लिखी हुई है। अस्थि लचीली होती है जबकि उपास्थि कठोर होती है, उल्टा लिखा हुआ है, अस्थि कठोर होती है, उपास्थि लचीली होती है। अस्थि में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, ये बात भी गलत है। अगर रक्त वाहिकाएं नहीं होंगी तो ब्लड कैसे फ्लो होगा, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उपास्थि जो है आपकी कोमल होती है, और जो अस्थि क्या होती है, जैसे हड्डी बोलते हैं, बोन बोलते हैं, वो कठोर होती है, और ओसिन प्रोटीन हड्डी में पाया जाता है, उपास्थि में जो कॉन्ड्रिन पाया जाता है। चलिएगा, आपका जो है सही हो जाएगा। एक शब्द और ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जो है बोन मैरो, आप जानते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा ये वो स्थान होता है, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बोन मैरो बोला जाता है, क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ पर जो है आरबीसी का भी क्या होता है, जन्म होता है, डब्ल्यूबीसी का जो है यहीं पर जन्म होता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, क्या होता है, हड्डी होता है। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। तो हड्डी में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, तो ऐसे रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो मुझे लगता है इसका जो सही जवाब होने वाला है, क्या इसमें अस्थि खनिज घनत्व जो है कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। बीएमडी बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या हो जाते हैं, इसमें हल्के छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाए। केवल बच्चों में होता है, कोई जरूरी नहीं, ज्यादा करके जो वृद्धों में देखने को मिलता है, ढलती उम्र के लोगों में। इसमें हड्डियां अधिक मजबूत हो जाती है, भाई छिद्र हो जाएंगे, मजबूत होगी या कमजोर होगी, तो उल्टा लिखा हुआ है। यह केवल लोहे की कमी से होता है, बात गलत लिखी हुई है। चलिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां जो है कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, जिसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी क्या हो जाते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अगली बात करें कि जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वर्तमान में आपसे क्या पूछ रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कौन है। तो जस्ट मिनट देखिएगा भाई, गिरीश चंद्र मुर्मू तो जो है अभी तक रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है पहले जम्मू कश्मीर के क्या हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे, और वर्तमान में जो है
फिर इसके बाद जो है क्या बने हुए हैं, भारत के क्या बने थे, ये CAG जो है बने हुए थे। और CAG की देखिएगा अगर चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से ये कौन होता है, CAG की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये मतलब जैसे सरकार के धन से क्या निकालना है, कोई पैसा निकालना है तो उसको पूरा का पूरा लेखा करने वाला कौन होता है, CAG होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो है क्या हो चुके हैं ये, जस्ट मिनट रुकेगा, अपन चेक कर लेते हैं भाई, वरना बाद में गलत ना हो जाए। हुआ जितना हुआ। चलिएगा, तो आपका जो सही जवाब होने वाला है के संजय मूर्ति जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। शक्तिकांत दास पहले जो है RBI के गवर्नर रहे हैं, 25वें नंबर के रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इनके पहले ये भी जो क्या रहे हैं, CAG रहे हैं। CAG के अगर उल्लेख की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में उल्लेख देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, के संजय मूर्ति ने गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद जो है भारत के नए CAG के रूप में क्या किया हुआ है, कार्यभार संभाला हुआ है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव के रूप में कौन कार्य कर रहा है। तो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कौन कार्य कर रहा है, तो अनुराग जैन जो है हो जाएंगे। इकबाल सिंह बैस जो है IAS वीरा राणा, ठीक है, IAS वीरा राणा जो है ये भी जो क्या बनी हुई थी कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश में क्या बनी हुई थी, मुख्य सचिव बनी हुई थी। दूसरी महिला है मध्य प्रदेश की, ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ ले कि दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन है। दूसरी महिला मुख्य सचिव तो आप क्या बताएंगे, ये है। पहली कौन थी मध्य प्रदेश की, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो निर्मला बुच, ध्यान रखिएगा, निर्मला, क्या ध्यान रखेंगे आप, तो निर्मला साहब थी, निर्मला साहब जी क्या थी, पहली महिला। चलिएगा आगे बात करते हैं। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं अक्टूबर 2024 के बाद से। अगली बात करते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, 24 नंबर का है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है, जिनकी सिफारिशें 2026 से क्या हो जाएंगी, अपनी प्रभावी हो जाएंगी। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है ये क्या मिल जाएंगे आपको, 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष मिल जाएंगे। उर्जित पटेल ये एक जमाने पर क्या रहते थे, RBI के गवर्नर हुआ करते थे। कब, जब नोटबंदी हुई थी, क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी। रघुराम राजन ये भी क्या रह चुके हैं, RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और ध्यान रखिएगा इनका संबंध जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश के भोपाल से है, ध्यान रखिएगा। NK सिंह ये जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, प्रथम वित्त आयोग के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। वित्त आयोग का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिल जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। वित्त आयोग भी क्या करता है कि राज्यों को कितना पैसा मिलना चाहिए डिसाइड करता है, और सैलरी एलरी की वगैरह जो है ये क्या करता है, बात करता है। अरविंद पनगड़िया पहले जो है कभी नीति आयोग में हुआ करते थे। देखिएगा, सिरी जो है वर्चुअल असिस्टेंस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए वर्चुअल असिस्टेंस कई कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। सिरी की अगर बात करेंगे तो ये एप्पल कंपनी द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। अमेजॉन का जो था कौन सा था, वो अलेक्सा आपका अमेजॉन कंपनी द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। गूगल के द्वारा जो है ओपन AI के द्वारा चैट GPT विकसित की गई है, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। सिरी जो है एप्पल इंक का एक वर्चुअल असिस्टेंस है जो कि iOS, मैक और अन्य एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। अमेजॉन का वर्चुअल असिस्टेंस अलेक्सा जो है किस क्लाउड आधारित सेवा पर कार्य करता है। तो देखिएगा, सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि अलेक्सा किसका जो है क्या है, ये वर्चुअल असिस्टेंस है, तो किसका है,
अमेजन का है, ये कौन सी क्लाउड आधारित सेवा पर जो है कार्य करता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये AWS सेवा पर जो है कार्य करता है। क्लाउड आधारित सेवा क्या होती है भाई, ये ऑनलाइन एक प्रकार का स्पेस सिस्टम होता है कि जहाँ कुछ भी आप किराए पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिएगा, तो ये देखिएगा अमेजोन जो है ये कौन सा है, अलेक्सा जो है अमेजोन वेब सीरीज AWS जो है एक क्लाउड सर्विस पर काम करता है। ठीक है, तो AWS पूरा नाम क्या है, अमेजोन वेब सीरीज। संवादात्मक AI में NLP का पूरा नाम क्या होता है, तो ये जो है अपन पिछली क्लास में पढ़े हुए थे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, प्रोग्रामिंग नहीं होता है, प्रोटोकॉल नहीं होता है, नेटवर्क नहीं होता है, तो आपका ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा, भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, होली के एक सप्ताह पूर्व जो है भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया एक जो क्या है सांस्कृतिक उत्सव है, मालवा क्षेत्र में होली से पहले 7 दिनों तक मनाया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसे राजकीय पर्व भी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व या उत्सव क्या है, तो आप क्या बताएंगे, भगोरिया है। चलिएगा, लारूकाज उत्सव मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, गौंड जनजाति द्वारा जो है लारूकाज उत्सव मनाया जाता है। और ये जो है इसमें क्या किया जाता है, सुअर के विवाह का इसे क्या मानते हैं, प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि पहले तो इसका जो है विवाह करवाया जाता है, बाद में इसकी जो है क्या कर दी जाती है, बलि चढ़ा दी जाती है। भगवान नारायण देव के सम्मान में जो है क्या करते हैं, ये लारूकाज त्यौहार मनाया जाता है। गौड़ जनजाति एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव जो नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। चलिएगा, बैगा जनजाति द्वारा 9 वर्ष में मनाया जाने वाला शहद से संबंधित उत्सव कौन सा है, तो रसनवा पर्व जो है किससे संबंधित है, ये नागा बैगा द्वारा जो है इनकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और इसमें मधुमक्खियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कर्मा नृत्य की अगर बात करेंगे तो मुख्यतः गौड़ जनजाति में देखने को मिलता है, हालांकि बैगा और भारिया में देखने को मिलेगा। बिदरी पूजा ये गौड़ जनजाति में देखने को मिलती है, और ये जो है बिदरी मतलब बादल, इसमें बादल की पूजा की जाती है। छेरता पर्व ये क्या है, बच्चों का खेल है, क्या है, बच्चों का खेल है, और कोरकू जनजाति में देखने को मिल जाएगा। छेरता छेरता छेरता। तो चलिएगा, यहाँ जो रसनवा पर्व हो जाएगा, और आपकी जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा। चलिए, थैंक यू।